आदरणीय हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बदनावर और धार की इस भूमि पे आए, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मंच पर विराजित युवाओं के नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत और पिछले 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की न ईडी से डरे, न सीबीआई से डरे, न कोई एजेंसी से डरे, केवल देश की आत्मा के लिए, देश की सच्ची और अच्छी भावना के लिए लगातार लड़ने वाले हमारे राहुल जी हमारे बीच में है। यात्रा लेके आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, और आप सब यहां उपस्थित सभी परिवार के साथीगण। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिन्होंने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले 200 साल के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इस उद्देश्य को लेकर कि जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी कि नहीं करी। तो मैं मानता हूं हम सबका दायित्व है उस आवाज को ताकत देने का। यही आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, यही आइडियोलॉजी है सभी धर्मों की, और यही आइडियोलॉजी है भारतवर्ष के संविधान की। हम सब इस ताकत को और ताकत दें, इसमें जहां जिससे जैसा बन पड़े हम सब सहयोग करें। साथियों, आज है युवाओं के लिए एक खास दिन। जैसा अभी उमंग सिंगार जी बता रहे थे, हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें भर्तियों के घोटाले होते हैं। 40 एग्जाम हुई, 40 में ही घोटाले। हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें पूरे प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, पटवारी का घोटाला हुआ, अभी पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, नर्सों के एग्जाम समाप्त हो गए। एक तरह से हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम युवाओं के भविष्य को निस्नाबूद कर देंगे। साथियों, लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमें पता है अभी 2 महीने पहले जो चुनाव हुए हम पीछे रह गए हैं, पर लोकतंत्र का यह भी तकाजा है कि दूसरी पटरी पर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाना। और वो कैसे निभाना? जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत और लड़ो। जब लड़ोगे तो लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए, तो अपने आप कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी। साथियों, आप सबको एहसास होना चाहिए कि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों के वोट का है, जनता के वोट का नहीं बना है। इस बार मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी और पर्ची लेके आए थे और ऐसे शिवराज जी को दी कि शिवराज जी पढ़ो। तो इस बार पर्ची का मुख्यमंत्री है। कौन सा मुख्यमंत्री है? तो पर्ची के मुख्यमंत्री से हमें एक ही बात, हर बात बार बार करनी है, और वो एक ही है सिर्फ कि जो वचन पत्र आपने दिया, 2700 रुपए गेहूं के दाम का उन्होंने बोला, देना चालू किए क्या? उन्होंने 3100 के धान का बोला था, देना चालू किया क्या? 3000 लाडली बहनों को देने का कहा था, देना चालू किया क्या? उन्होंने 400 और 450 का गैस सिलेंडर आपको मिलने लगा क्या? जब सब में ना है तो फिर ये सरकार चैन से कैसी रह सकती है? मैं राहुल जी आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सारे विधायकों ने सदन में एकजुटता से इस बार सरकार के नाक में चने चबा दिए हैं, और हम सबका दायित्व है, सब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और आम जनता की, कि सड़क पे लोकसभा के चुनाव में इन सब बातों को लेकर हम घर घर जाएं कि मोदी जी गारंटी नहीं देते हैं। मोदी का सबसे बड़ा झूठ था 2 करोड़ रोजगार का, दूसरा सबसे बड़ा झूठ था किसानों की एमएसपी का, तीसरा सबसे बड़ा झूठ था काले धन और 15 लाख का। जो बोला मोदी झूठ बोला, कोई गारंटी नहीं दी। यह एहसास हम सब में होना चाहिए। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद जीतू पटवारी जी। अगली कड़ी में चूंकि समय का अभाव है, माननीय दोनों नेताओं का आगे जाना है। अगली कड़ी में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो
इस आदिवासी अंचल के अंदर आज इस न्याय यात्रा के लिए शब्द के ताली बजा के भाई स्वागत कीजिए खड़गे जी का। आज के इस भरी सभा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लीडर और इस यात्रा को यशस्वी करने के लिए खुद पहले तो हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले, फिर अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अपनी यात्रा न्याय यात्रा शुरू किए हैं और ये 13 तारीख को अंत होने वाली है। ऐसे हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इसीलिए वो कामयाब होते आए हैं अपने काम में और उनके साथ सभी हमारे युवा लोग आज जुड़े हुए हैं। इस मंच पर बैठे हुए श्री केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, अरुण यादव जी, जयराम रमेश जी, मीनाक्षी नटराजन, अशोक सिंह जी, हेमंत कटारे जी, कांतिलाल भुरिया जी और इस मंच पर बैठे हुए सारे लीडर्स, दोस्तों और हमारे खासकर मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और किसान भाइयों, आज का इस जो सभा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है, क्योंकि जब राहुल जी 14 जनवरी से मणिपुर से चलकर आज मध्य प्रदेश में आए हैं। मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिस राज्य में देश के लिए कुर्बानी देने वाले महानायक चंद्रशेखर आजाद जी का भी यहीं जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। टटिया भील जी इसी मध्य प्रदेश के थे, भीमा नायक ये भी इसी मध्य प्रदेश से थे और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भी इसी मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियां इस मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं, देश के लिए लड़े हैं और आजादी लाने में उनका काम बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं कहूँगा एक पवित्र भूमि है और लड़ाकू एरिया है और सारे राष्ट्र के लिए काम करने वाला मध्य प्रदेश है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में
आज हर तरफ गड़बड़ी है और इससे पहले भी गड़बड़ी करते ही रहे थे। मुझे एक आश्चर्य हुआ, जो भी कोई मेरे गुलबर्गा एरिया में आता है कुछ ना कुछ अपशब्द हमारे बारे में बोल के चले जाता है। परसों 15 दिन पहले शिवराज चौहान जी गुलबर्गा आए थे। उन्होंने कहा कि राहुल जी और खड़गे जी मिलके कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के लोग मुझे पूछे कि शिवराज जी चौहान ऐसी बात कही। तब मैं उनसे यही कहा, भाई कोई अगर बीजेपी वाले यहाँ है और मीडिया के लोग फिर से अगर उसको मिलते हैं तो आप पूछो कि शिवराज चौहान को क्यों निकाला गया, क्या कारण था। पहले तुम्हारा बोलिए ना, क्या तुम्हारे को बीजेपी खत्म हो रही है इसीलिए निकाले, या आपको नजदीक नहीं आने दिए मोदी, इसका कारण क्या है बताओ। बाद में हम अपना उत्तर देंगे। शिवराज सिंह ये भूल गए हैं, व्यापम घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का बड़ी घोटाला हुआ, हम पार्लियामेंट में उठाए, हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन शिवराज सिंह उस वक्त कुछ नहीं कहे। अब हमारे बारे में कहते हुए वो आए। ठीक है, अब एक तरफ मोदी, एक तरफ अब शिवराज सिंह जिनको इंचार्ज कर्नाटक में भेज के उन्होंने बनाया है, तो अपनी बात कहना है तो कह रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये जल, जंगल और जमीन, ये जो कब्जा कर रहे हैं लोग, इसको आप रोकना चाहिए। रोकने के लिए आपकी एकता की जरूरत है और ये कहना चाहिए कि ये जंगल, जमीन और जल ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये आपका और मोदी जी का नहीं है, इसको हम बेचने नहीं देंगे, इसे हम बेचने नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। अब आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आज आपको ये भी कहना है, भाई मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे खारिज किए। 3 लाख जो पट्टे जिनको मिला था, मिलने वाला था, उसको उन्होंने खारिज किया। ये गरीबों के लिए काम करने वाले हैं। जो लोग हमारे पट्टे कैंसल करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। उतना ही नहीं,
बीजेपी सरकार हमेशा गरीबों के बारे में ज्यादा आजकल बात कर रही है। मैं पूछता हूं मोदी जी को, जब यहां आते हैं आप भी पूछिए, जब शिवराज की सरकार थी, एक शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब किया गया, उसको को आपने शिक्षा दी? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में इनके जमाने में पेशाब किया गया। बाद में मैं देखा उस बच्चे को, उस व्यक्ति को घर में लाके उसका पैर धो रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। अरे बाबा, उसको पहले खाना दो, ये जो अछूतपन है उसको निकाल दो, जो गरीब है उसको कुचलने का छोड़ दो, बाद में पैर धो। पैर धोने से कोई खुश होता है? उसकी जितनी अपमान करना था आपने अपमान किया, उसको मनुष्य नहीं समझा, आपको आदमी नहीं समझा आपने। और कोई लोग उसके पैर धोने से, वो भी नकली था कि असली था मुझे मालूम नहीं, किसको लाए थे, किसको बिठाए थे, और इन्हों भी बैठे अपना ऐसा टावेल लेके ऐसा ऐसा करते बैठे उसके सामने। ये है शिवराज। और ये हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के एक होते हैं, उसमें यही शिवराज है, यही बीजेपी है ये। अब है सो उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, अब राहुल जी या हमारे मंच पे बैठे हुए कहेंगे कि देखिए, गरीबों के लिए लड़ने वाले सरकार होना चाहिए, ये नहीं शो करने वाले, दिखाने वाले। शुरू में तो शाह मोदी जी, उनके लोग तो पहले पीरियड में शेड्यूल कास्ट के घर में, दलितों के घर में जाके खाना खा रहे सो बताते थे लोगों को। अरे भाई, उनके घर में जाके खाना खाए ये बड़ी बात हो गई? तो इंसान नहीं है वो। ऐसी आपकी मानसिकता है, उनके घर में खाना खाए तो अछूतपन निकल गया, ये सोच वाले हैं। मैं ये कहूंगा, कोई कुछ भी कहने दो, जब तक इस देश में ये वर्णाश्रम रहेगा, ये 4 वर्ण रहेंगे, तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े लोगों का उद्धार नहीं होगा। इनका उद्धार अगर होना है, एक ही काम हमको करना है, जो राहुल जी ने बार बार उठाया, हम भी उठाए, जनगणना करना चाहिए। कौन कितने पानी में है, कितना धन किसके पास है, किसके पास एजुकेशन है, जमीन किसके पास है, ये सब उस जनगणना में मालूम होगा। पिछड़े हुए लोग, उनका भी मालूम होगा, जो अपर कास्ट है उनका भी मालूम होगा, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका भी मालूम होगा। तो आज सरकार, केंद्र सरकार क्यों डर रही है, क्यों वो जनगणना करना नहीं चाहती? इसलिए कि उनका पोल खुल जाएगा, और वो पोल खुल गया तो युवा जागृत हो जाएंगे। तो हमको ये करना है, हमारे राहुल गांधी जी ने ये वायदा किया है कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो पहला काम हम करेंगे, जातीय जनगणना प्रारंभ करेंगे, ताकि सबको फायदा हो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई, तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई।
मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था, लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी, और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो बीजेपी के, और ऊपर से और यहां लोग बीजेपी में लड़ते रहते हैं, लोग एक को निकालना, एक को रखना, सब करते रहते हैं। और मोदी जी हमेशा अपनी बात करते हैं और हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी। वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा। हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना। तो कौन झूठ बोल रहे हैं? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा एमएसपी का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने? फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं। आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। इसीलिए वो हमेशा हमारे गरीबों के खिलाफ भी अपना डंडा उठाते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है
तो उसको कुचलने का काम करते हैं। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर लगा लगा के यहाँ के लोगों को लेकर भागती है। जीती हुई सरकार हमारी थी लास्ट टाइम, जब राहुल जी खुद हर जगह जाके उन्होंने यहाँ पर कामयाब एक सरकार तैयार की थी। यहाँ के एमएलएस को खरीद फरोख्त करके उन्होंने हमारी सरकार गिराई। तो ये जीतने के बाद भी गिराने वाले लोग ये बीजेपी के लोग हैं। और बात बढ़िया करते हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड, इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक, करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या अर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो? क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर हर घोटाला हुआ, व्यापम तो है ही है, फिर उसके बाद उज्जैन महाकाल का घोटाला, भगवान के नाम पे भी घोटाला चलते हैं मध्य प्रदेश, और उसके बाद भ्रष्टाचार तो है, लेकिन यही लोग हम लोगों को हमेशा यही बोलते कांग्रेस सरकार ठीक नहीं, कांग्रेस सरकार एक ही भी। और एक बात आपको बताता हूं, मीडिया का रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है, मीडिया के रिपोर्ट में, सीएजी के रिपोर्ट में ये आया है, कम से कम बीजेपी की सरकार कहां कहां है, केंद्र में हो, राज्य में हो, उन्होंने 8,50,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। ये सीएजी रिपोर्ट में है, मीडिया के रिपोर्ट में है। आप पूछिए किसको भी, इतना रहते हुए भी ये लोग ऐसा समझते हैं हम बड़े पाक हैं, और हर पार्टी के लोगों को वो ले लेते हैं अपने पास। लेने के बाद पहले तो बोलते हैं करप्ट है, ये कलंकित है बोलते हैं, लेकिन उनको बीजेपी में जाने के बाद, उसमें खास करके हमारे जो शाह है, होम मिनिस्टर, जिन्होंने ईडी सीबीआई रख लिया, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी रख ली, ये नेता सबको अंदर लेते हैं। उनके पास होम मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन, उसमें ये कलंकित लोगों को डालने के बाद वो सब क्लीन हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं।
अरे भाई कल तक तो करप्ट था, कल तक तो जब तक कांग्रेस में था उसको गालियां देते थे, फिर अब क्यों आए भाई? तुम्हारे वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए? ऐसा देश को लूटने वाले लोग, देश के लोगों को भ्रमित करने वाले लोग, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए और हम सब लोग एक होकर काम करना चाहिए। और मैं चंद बात गारंटी, जब कभी भी राहुल गांधी जी किसी राज्य में जाते हैं, उन्होंने गारंटी दी, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, आज जो गारंटी उन्होंने दी थी वो गारंटी हमने इंप्लीमेंट किया, उसको लागू किया। चाहे वो 5 गारंटी कर्नाटक के हो, 6 गारंटी तेलंगाना के हो, हमने किया। और हमारी सरकार केंद्र में अगर आएगी, हम जो गारंटी हम दे रहे हैं, एमएसपी का लीगलाइज गारंटी, युवाओं के लिए जो गारंटी हम दे रहे हैं उसकी घोषणा राहुल जी करेंगे। और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे जो भी गारंटी है वो हम दिला के रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो जरूर हम दिलाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भाइयों, मैं एक ही बात आपके सामने कहकर अपना बात समाप्त करता हूं, क्योंकि वक्त भी बहुत हुआ। राहुल गांधी जी भी बात करने वाले हैं, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। मोदी ने क्या किया था? वायदे किए थे, वायदे पे वायदे, हर जगह जाते वायदे करते हैं। तो मैं एक वायदा उनका आपके सामने कहना चाहता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वादा किया था उजालों का क्या हुआ? वादा किया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों के शेर के लिए, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए तो सैर करने के लिए रास्ते तो बनाए गए, लेकिन हमारे पाँव के छालों का क्या हो गया? यानी जिसके छाले गिरे चल चल के पैर में, उसका क्या होगा? मोदी जी, ये वायदा पूरा करो, जो दिया हुआ वायदा पूरा अगर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे भी नहीं, आपको हटाया जाएगा, लोग हटाएंगे और आप बाद में पछताएंगे। तो ये आने वाले चुनाव में 2024 में तुम डटकर मुकाबला करना होगा, एक होकर मुकाबला करना होगा। ये देश के लिए, ये देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और देश के संविधान को बचा कर रखकर आगे के पीढ़ी को राह दिखाने के लिए आप काम करना है। इसीलिए वो काम आप करेंगे, ये मैं कहकर मेरे बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद खड़गे जी। जय हिंद। अरे खाना गिना खा के आए नहीं है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हमारे अध्यक्ष, मजदूरों के अधिकारों को लड़ने वाले देश के सबसे बड़े नेता, उनको धन्यवाद देता हूं। और 2 लाइनों के साथ हमारे नेता राहुल जी को आमंत्रित करूंगा। कितने भी पहरे बिठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, कितने भी पहरे बिठा दो मेरी कुद्र निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर।
खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब सीनियर नेता, एमएलएज, भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ी रैली लेट चल रही है, 2-3 घंटे लेट चल रही है, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए आपसे मैं स्वयं माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? यहां पे आदिवासी भाई बहन आज ज्यादा आए हैं, तो थोड़ी सी मैं आपकी बात करना चाहता हूं। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा, मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा, मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया, और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। और मैंने सोचा, ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ, शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की, सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। कुछ समय पहले इनके एक भाषण में मैंने सुना, आदिवासियों को इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। अब पता नहीं आप में से आप यहां युवा बैठे हैं, आप शायद कहो भाई इन दो शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में और वनवासी में क्या बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था। ये लोग आपको बताते नहीं हैं, मगर ऐसा समय था जब इस देश में, पूरे देश में आदिवासी लोग रहते थे। आप देश के पहले मालिक हो, और ये आपको
आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा। क्योंकि आप कहोगे मोदी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी थी और आज आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वनवासी वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं। इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इस बात को समझकर, इस बात को मानकर कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिग्रहण बिल दिया, पैसा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में आपको हक दिया। क्यों? क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं। उनका कहना है कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में आपको जंगल नहीं दिखेगा, फिर वो आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो मगर वन तो है ही नहीं, खत्म हो गया, तो जाओ मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखे मरो। ये इन दो शब्दों के बीच में फर्क है। अब आपकी आबादी हिंदुस्तान में तकरीबन 8% है। यह नंबर याद रखिए। जीतू जी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी कितनी है? मध्य प्रदेश में आपकी 22% है, 24%, और हिंदुस्तान में आपकी आबादी 8% है। अब आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं आपको दे दूंगा, और उनके मालिकों के नाम पढ़िए। 200 मालिकों में से आपको एक मालिक आदिवासी वर्ग का नहीं मिलेगा। फिर मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े जो एंकर हैं इनकी लिस्ट निकालिए। उस लिस्ट में आपको एक आदिवासी नाम नहीं मिलने वाला है। सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं।
डिफेंस में कितना जाता है, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाता है, मनरेगा में कितना जाता है, स्वास्थ्य में कितना जाता है, ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसों में बैठते हैं, दिल्ली में मंत्रिमंडलों में बैठते हैं, और आपका पैसा, जीएसटी का पैसा जो आप देते हो, आप जो सिर हिला रहे हैं, आपने शर्ट खरीदी, 18% आपने दिया। अदानी वही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% देता, तो आपका पैसा है। 90 में से एक अफसर आदिवासी, एक। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। आपके बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको पैसा देना पड़ता है, लाखों रुपए लगते हैं। लगते नहीं लगते? लगते हैं ना। प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। चोट लगती है, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं, सरकार उनको जमीन देती है, प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में। किसकी जमीन? आपकी जमीन। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा। ये आपकी सच्चाई है, इसमें आप अकेले नहीं हो। जो आपके साथ हो रहा है वो दलित वर्ग के साथ भी हो रहा है, जो उनके साथ हो रहा है वो पिछड़ों के साथ भी हो रहा है, वो गरीब जनरल कास्ट के साथ भी हो रहा है। 1-2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, सारा का सारा वही करते हैं, और आप देखते ही रह जाते हो। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपए आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, वो बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो ये बदलना है। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा इस देश में किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है,
कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, दलित कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, पिछड़े कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, साफ आपके सामने आ जाएगा। क्रांतिकारी कदम है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, उतना बड़ा कदम है ये। और ये जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये करके दे देंगे आपको। तो हम चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो। किसानों का उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। 100 अरबपतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 लोगों का माफ कर दिया। और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून बना देंगे कि इससे कम पैसे के लिए उनको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, कानून बना देंगे उठाकर। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ यहां कहने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करते हो, आप हमारे साथ खड़े होते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी आप हमसे चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे और आपका जो हक है वो आपको दिलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।